नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज हम लोग देखेंगे अपने एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर 2 और लेक्चर 1 में हमने पूरा स्टोन एज समझा। ठीक, आप सब वो क्लास अगर नहीं देखेंगे तो एक बार जरूर देख लेना। सेकेंड टॉपिक आज हमारा है हड़प्पन सिविलाइजेशन। देखो नॉर्मली हमारा यूपीपीसीएस में क्या रहता है कि अगर हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म करना है, हड़प्पन सभ्यता खत्म करना है, तो हमारा एक यूपीपीसीएस को लेकर दिमाग क्या चलता है ना कि भाई क्या कर लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल है कहाँ से पाए गए और किन किन लोगों ने इनकी खोज की, किन किन लोगों ने खोज की, इसको तो कम से कम 20% लोग पढ़ते हैं, बाकी लोग तो इसको छोड़ देते हैं। नहीं तो सब लोग हड़प्पन सभ्यता के स्थल और कुछ प्रमुख साक्ष्य कि भाई गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से पाया गया, कहाँ से अन्नागार का साक्ष्य पाया गया, कहाँ से स्नानागार का साक्ष्य पाया गया, कहाँ से नर्तकी की मूर्ति पाई गई। ठीक है का, तो ये बेसिक फॉर्मेट पढ़ के हम लोग क्या है पेपर में पहुंच जाते हैं। और जैसे इस फॉर्मेट से हट के क्वेश्चन आया, यानी स्थलों में भी कुछ अगर इंपॉर्टेंट लोकेशन जो रटे रटाए लोकेशन है या जो रटे रटाए साक्ष्य है उनको छोड़ के क्वेश्चन आ जाए तो नॉर्मली हमारी हालत खराब हो जाती है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन नॉर्मली 5 से 10 मिनट में लोग पढ़ के निकल लेते हैं, लेकिन यहां से टफ क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस रहते हैं। और हमने क्या कहा है कि इस बार हम लोग तैयारी ऐसी करेंगे कि पैटर्न से हटके भी थोड़ी क्वेश्चंस आए तो हम लोग उसको देख सके, उसको संभाल सके। तो इसी बीच में हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन। देखो इंग्लिश आते तो क्या कहते हैं, व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी देखते हैं। वो कहते हैं कि तुम लोग यानी पूर्वी जो सभ्यता के लोग हैं, जो पूर्वी लोग हैं, ठीक, वो क्या है, वो असभ्य है, वो बर्बर है। लेकिन 1826 में चार्ल्स मैशम को एक सभ्यता, एक सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है। हालांकि वो समझ नहीं पाए कि सिविलाइजेशन है, ध्यान देना मेरी बात। हड़प्पा नाम इस सिविलाइजेशन को चार्ल्स मैशम ने दिया है। 1826 में चार्ल्स मैशम को यहां से कुछ ईंटों के साक्ष्य मिले थे, बट वो इतना दिमाग नहीं लगा पाया कि कोई सिविलाइजेशन रहा होगा। बाद में डलहौजी का दौर आता है 1856 में, और हमको पता है डलहौजी क्या करता है, रेलवे का डेवलपमेंट कर रहा है। तो डलहौजी यहां की ईंटों का प्रयोग करता है रेलवे के निर्माण में। इसका मतलब क्या है कि डलहौजी का दौर भी ये समझ नहीं पाता है कि ये कोई जीती जागती अपने आप में एक बहुत बड़ी सभ्यता है जो कि कुछ भ्रम को तोड़ देगी। क्या भ्रम तोड़ देगी कि भाई हम बर्बर है, हम असभ्य है, हम नवीन सभ्यता है, वगैरह वगैरह वगैरह। इस बीच में 1921 का दौर आता है, 1921 का दौर आएगा, और फिर भैया यहां से दयाराम साहनी जी ने हड़प्पन सिविलाइजेशन के उत्खनन करेंगे और हमारे पास एक बहुत बड़ी सभ्यता का दौर पता चला था कि हमारे पास क्या थी, एक बहुत बड़ी, बहुत ही विख्यात सभ्यता थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन के पैरेलली आप देखोगे मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यताएं भी पलती हैं, लेकिन अगर उन सभ्यताओं से हड़प्पा सिविलाइजेशन की तुलना करोगे तो हड़प्पा सभ्यता अपने आप में ज्यादा उत्कृष्ट थी। क्यों भाई, हमारे यहाँ नगर नियोजन, हमको पता है कि हड़प्पन सभ्यता का जो टाउन प्लानिंग, इसी के लिए हड़प्पन सभ्यता को फर्स्ट टाउन प्लानिंग, अगर हम लोग भारत का प्रथम टाउन प्लानिंग या नगर नियोजन देखें तो प्रथम नगरीय क्रांति कही जाती है हड़प्पा सिविलाइजेशन को। ठीक, क्योंकि हमारे यहाँ टाउन प्लानिंग वन ऑफ द बेस्ट था और वर्ल्ड में टॉप क्लास का टाउन प्लानिंग था। ठीक है, जो इसके स्ट्रक्चर से, हालांकि टाउन प्लानिंग मेंस का टॉपिक पड़ जाता है, बट अगर जैसे आप टाउन प्लानिंग से किसी अदर सभ्यता की तुलना करते हो तो आपको पता चलेगा कि अदर सभ्यताएं हमारे से बहुत पीछे। जब हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज होगी तो भाई जाहिर सी बात है हमको भी क्या होगा, अपने पश्चिम संस्कृति का ज्ञान हो। आपको पता चले कि आपके बाबा जी या दादाजी, आपके पुरखों में से कोई ऐसा रहा हो भाई सूबेदार रहा हो, ठीक है, राजा महाराजा रहा हो, तो आपको क्या लगेगा, आप बहुत अपने आप को प्राउड फील करोगे। ठीक है, यानी समझे ना कि अपने आप को, अपने प्रति आपको बहुत गौरव का एहसास होगा। भारतीय लंबे समय से गुलाम थे, जब उनको पता चलेगा भाई कि हमारी इतिहास की जड़ें इतनी पुरानी है, ये अभी सभ्य बन रहे हैं, और हमारी टाउन प्लानिंग जो आज इंग्लिश टाउन प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, हम हजारों साल पहले से टाउन प्लानिंग कर चुके हैं। तो जब भारतीयों को इस बात का ज्ञान होगा तो हमको पता चलेगा भाई हम तो बहुत ज्यादा सभ्य थे, ये हमको झूठ में असभ्य कहते हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि हड़प्पा दौर की भी जितनी सभ्यताएं थी उनमें भी भारत की सभ्यता क्या थी, यानी हड़प्पन सभ्यता अपने आप में बहुत ही आगे और उत्कृष्ट। अब जाहिर सी बात है जैसे जैसे रिसोर्सेज मिलते जाएंगे तो जो इतिहासकार है, जो पुरातत्वविद हैं, वो क्या करेंगे, चलो भाई हड़प्पन सिविलाइजेशन का हम लोग टाइम पीरियड डिसाइड करते हैं कि भाई ये सभ्यता कितनी वर्ष पुरानी थी, इसको डिसाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, पहला टॉपिक हमारा टाइम पीरियड को देखते हैं। एक सेकंड, पेन नीचे गिर गया है। अब आप बोलोगे सर टाइम पीरियड पे क्या क्वेश्चन बन के आता है क्या, इसके पहले कभी टाइम पीरियड पे क्वेश्चन बन के आया हुआ है? तो मैं आपको यही कहूंगा, थोड़ा धैर्य रखो, टाइम पीरियड का भी टॉपिक आपको बहुत इंटरेस्टिंग बनाएंगे। आपको जो बोलूंगा बस उतना दिमाग में रखना, इससे ज्यादा नहीं। देखो कई सारे इतिहासकार आते हैं, मार्टिन व्हीलर आएंगे, जॉन मार्शल आएंगे, मैके आएंगे, ठीक है, एम ए वत्स आएंगे। ये लोग क्या करेंगे कि
कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड की बात करेंगे। जैसे अगर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण इतिहासकारों की बात करें, ठीक है, चीजों को जितना रफिंग नोट कर पाओ करते चलो, हालांकि मैं नोट्स शेयर भी कर दूंगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात किसी को नहीं रहेगी। तो जैसे मैंने क्या बोला, कुछ पर्सनालिटी का नाम लिया, जैसे मैंने नाम लिया आपका मार्टिमर व्हीलर का नाम लिया, मैंने व्हीलर का नाम लिया। सेकेंड पर्सनालिटी का मैंने क्या नाम लिया, जॉन मार्शल का नाम लिया, जॉन मार्शल। तीसरी पर्सनालिटी मैंने बोला आपको मैके साहब आते हैं, ये सब लोग क्या है, इतिहासकार हैं। इसके बाद से अब क्या आते हैं, वत्स, ठीक है, इनको हम लोग कहते हैं एम ए वत्स या सीधे वत्स लिखते हैं। इन पर्सनालिटीज ने क्या किया कि हड़प्पन पीरियड की क्या टाइम ड्यूरेशन था, मतलब क्या है कि क्या इसका पीक स्टार्ट दौर क्या था और इसका किस टाइम पीरियड के बीच में सभ्यता लाई करती थी। तो मार्टिमर व्हीलर साहब क्या कहते हैं, मार्टिमर व्हीलर साहब कहते हैं कि भाई 2500 बीसी पहले ये सभ्यता देखने को मिलती है, 2500 बीसी पहले, और लगभग 1500 बीसी तक की ये सभ्यता है हड़प्पन सभ्यता, ठीक है, का अगर हम लोग आरंभिक परिपक्व और उत्तर सभ्यता पूरा फेज ही देखें तो 2500 बीसी से 1500 बीसी की ये सभ्यता है। जॉन मार्शल साहब क्या कहेंगे, जॉन मार्शल साहब कहेंगे नहीं ये पुरानी है, ये कहेंगे लगभग 3250 बीसी, लगभग 3250 बीसी से 2750 बीसी की ये सभ्यता है। यानी इसकी लोअर सीमाओं क्या करेंगे और नीचे लेके जाएंगे, बोलेंगे ये 3200 ईसा के 3250 साल पहले की सभ्यता है। ठीक, अब मैके साहब की बारी आएगी, मैके साहब क्या बोलेंगे, तो मैके साहब कहेंगे नहीं ये क्या है, इतनी पुरानी नहीं है, लेकिन 2800 बीसी से लेके ये सभ्यता आपकी लगभग 2500 बीसी की सभ्यता है, 2500 बीसी के बीच की सभ्यता है। कौन बोलेगा ये, मैके साहब बोलेंगे। वत्स साहब बोलेंगे कि वत्स साहब की ठीक है, ये वत्स साहब क्या बोलते हैं, 3500 से 2500 के बीच की सभ्यता बोलते हैं। ये बोलेंगे नहीं भाई ये 3500 से लेके, ठीक है ना, ये 3500 से लेके 2500 बीसी के पूर्व की सभ्यता है, ठीक है, पूर्व की सभ्यता, ये बोलेंगे, ठीक है। सॉरी 3500 नहीं, ये मैं सोच रहा था कि कुछ तो गलत लिखा गया, ठीक है। ये आपको बोलते हैं 35, एक सेकंड मुझे चेक करेंगे, 3500 ही बोलते हैं, ठीक है, ये 3500 बोलते हैं, 3500 बीसी। अब देखो ये आपको याद नहीं होगा, आपको याद क्या करना है, देखो सबसे लोअर सीमा, अब यहां पे हमको देखना होगा कि भाई सबसे निचली सीमा किसने बोली, कि भाई सबसे निचली सीमा, तो सबसे निचली सीमा की बात करोगे तो 3500 बीसी पुरानी सभ्यता होगी। तो हड़प्पा सभ्यता का आपने पूछे कि किस इतिहासकार ने इसको सबसे पुरानी डेट्स के अकॉर्डिंग सबसे पुरानी सभ्यता बोला है, तो वत्स साहब, वो वत्स साहब ने बोला है कि भाई ये क्या होगी, ये सबसे पुरानी सभ्यता रहेगी, क्योंकि लोअर सीमा इनकी सबसे नीचे है, 3500 बीसी, 3500 बीसी है, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद से बात करेंगे मैके साहब। अब देखो ये क्या है, 3500 से बोलने 2500 की साल की, यानी ये कह रहे हैं ये सभ्यता लगभग 1000 साल तक चली होगी, लगभग 1000 साल तक चली होगी। ये भाई साहब क्या बोलते हैं 2800 से 2500, यानी इनके हिसाब से ये सभ्यता लगभग केवल 300 साल चली होगी, इससे ज्यादा नहीं चली होगी। जॉन मार्शल साहब क्या बोलेंगे भाई 3250 से 2750, यानी सॉरी ये लगभग 500 साल पुरानी सभ्यता रहेगी, मतलब 500 साल तक की सभ्यता चली होगी। और ये क्या करे 2500 से 1500, यानी ये कह रहे हैं कि भाई 1000 साल की सभ्यता लगभग चली होगी। तो सबसे कम ड्यूरेशन की, सबसे कम समय अंतराल की हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर चर्चा कौन करता है, तो मैके साहब करते हैं। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपीपीएससी में डिफरेंट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैके साहब ने क्या बोला कि ये सबसे कम ड्यूरेशन, ये केवल 300 साल तक मानी चलती है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन होगा, ठीक है। और सबसे लोअर समय किसने बताई है, वक्त ने। अब देखो पेपर में जो टाइम ड्यूरेशन पेपर बन के भी आया ना, वो कार्बन 14 के ऊपर बन गया है, ठीक है। जब हम यहां के सोर्सेस की, ठीक है, क्या होगा, जो कार्बन 14, ठीक है, रेडियो कार्बन विधि जब हम अपनाते हैं, तो कार्बन 14 यानी जो रेडियो कार्बन मेथड है वो क्या कहती है इसके टाइम पीरियड के बारे में। अब देखो कार्बन 14 मेथड क्या होगा, सबसे वैज्ञानिक तकनीक होगी, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा कि डिफरेंट बुक्स में सोर्सेस अलग अलग है, ठीक है। यहां पे इस मुद्दे में भी अलग अलग बताए गए हैं, ठीक है। जैसे एक बुक में 2350 से 1750 के बीच में इसका ड्यूरेशन बताया गया है, और मैंने दृष्टि की क्योंकि बुक देखी, वहां पे 2500 से 1750 बोला गया, ठीक है, ध्यान देना। एक जगह पे क्या है 2350 बीसी से लेके 1750 है, ठीक है। तो कुछ बुक में यहां पे 2350 लिखे 2500, जैसे दृष्टि की बुक में 2500 बीसी है,
ठीक, तो ये हो गया टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मेरे भाई आप केवल ये मैके वाला और ये वत्स वाला दिमाग में रखना, बाकी दिमाग में रखना कि ठीक है फला फला रखने के बाद इतिहासकार रहोगे। आपको पढ़ाना तो है नहीं कि हमको बहुत बैठ के याद करना होगा, तो पढ़ाना नहीं है तो छोड़ो बात, आपको केवल ये 2 फैक्ट्स याद करना होगा। ठीक, और मैं इतने लंबे समय से कर रहा हूं, मुझे खुद भी नहीं याद हो पाता है इतना वो। ठीक है, बस एक कार्बन 14 वाला अपने दिमाग में हमेशा रखो। 2350 से 1750 बीसी, ये मतलब मेरे नोट्स में 2350 बीसी से 1750 था। ठीक है, दृष्टि के क्विक बुक में अगर आप देखोगे तो अगर उसकी मान के चलेंगे तो 2500 बीसी से 1750 बीसी वहां पे लिखा हुआ है। अब हम लोग देखेंगे भाई कि जियोग्राफिकल इसका एक्सपेंशन देखो कि भाई इसका भौगोलिक विस्तार क्या होगा। भौगोलिक विस्तार के पीछे अब आप एहसास करोगे कि लगभग, ध्यान देना, लगभग 13 लाख, ठीक है, वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे ये फैली हुई थी। किलोमीटर, ये छोटी मोटी सभ्यता नहीं थी, ध्यान देना, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया पे ये फैली हुई सभ्यता थी। 12,96,600 या 400 के करीब में एग्जैक्ट मिलता है बुक में। ठीक, तो लगभग हम लोग यही कर सकते हैं, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया पे ये आपकी फैली हुई है। ठीक है, ये आपकी फैली हुई है, तो एरिया हो गया। अब एक बार पेपर में क्वेश्चन आता है, आप क्या आता है, अगर हम लोग इसके ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन को देखें तो हम लोग क्या कहते हैं भाई, ऐसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तैयार करें। पेपर में क्वेश्चन ये बन के आता है, ये क्या हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ठीक, ये आपका वेस्ट हो गया और ये आपका ईस्ट हो गया। तो इससे पता चलता है कि सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी सीमा क्या रही होगी हड़प्पा सिविलाइजेशन की। तो ये चीज, तो देखो अगर हम लोग सबसे इसकी उत्तरी सीमा की बात करें तो उत्तरी सीमा आपकी क्या है, मांडा है। मांडा कहां पड़ता है, J&K जम्मू कश्मीर में पड़ता है। मांडा कहां पे है, जम्मू कश्मीर में। अगर हम लोग इसके दक्षिणी सीमा की बात करें हड़प्पा सभ्यता की, तो इसकी दक्षिणी सीमा आपकी है दैमाबाद, एक स्थल है आपका दैमाबाद। ठीक है, और ये आपकी कहां पे है, गोदावरी रिवर के तट पे। कहां पे, गोदावरी नदी। कुछ कुछ बुक में आपको नर्मदा नदी भी दिखा, क्योंकि बगल से नर्मदा नदी भी निकलती है, तो कहीं कहीं नर्मदा नदी भी लिखा है। इस अगर हम लोग पूर्वी विस्तार देखिए, सॉरी, तो पूर्वी विस्तार इसका कहां पे है, आलमगीरपुर। पूर्वी विस्तार आलमगीरपुर इसका है। ठीक है, और अगर हम इसकी पश्चिमी विस्तार को देखें तो इसका पश्चिमी विस्तार पाकिस्तान में स्थित है, उस लोकेशन का नाम है सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर ये कहां पे है, तो ये आपका हो गया सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर आपका किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये दास्क नदी के किनारे स्थित है। दास्क नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये मैंने नर्मदा बता ही दिया। मांडा के बारे में अगर आप देखना चाहते हो तो ये आपकी चिनाब नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चिनाब नदी की किसी भी सभ्यता को फैलने के लिए रिवर्स का होना, पानी का होना जरूरी है। तो ये हो गया। आलमगीरपुर की आप देखोगे तो ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। अब हम लोग बात करेंगे स्टेट की, भाई किस किस स्टेट में स्थित है। तो आलमगीरपुर इसका पूर्वी विस्तार जो है वो यूपी में है। तो यूपी पीसीएस के मेंस में क्वेश्चन बन गया था ना कि हड़प्पा सभ्यता की कौन से स्थल उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, मेंस हम लोग देखते हैं GS 5 में, तो भाई उसमें एक आलमगीरपुर के बारे में आप चर्चा करोगे। ठीक है, हिंड नदी के किनारे स्थित है। दैमाबाद आपकी कहां पे स्थित है, तो दैमाबाद आपकी महाराष्ट्र में स्थित है। समझना बात को, दैमाबाद कहां पे है, महाराष्ट्र में स्थित है। सुतका गेंडोर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक है, ये आप देखोगे कि आजादी की जो लड़ाई है वो चलती रहती है। ठीक है, क्योंकि बलूचों को धोखे से शामिल कर लिया गया था कि ठीक है हम लोग बाद में आपको फ्री कर देंगे, फ्री स्टेट कर देंगे, और इनको धोखे से शामिल कर लिया गया था। तो बलूचिस्तान वर्तमान में ये पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान में स्थित है। और ये तो हमने देख ही लिया, मांडा कहां पे स्थित है, जम्मू कश्मीर में। ये तो हमने फैक्ट्स यहां पे देख लिया। तो ये क्या हो गया, ये इसका, अब आपसे पेपर में लेकिन मान लो क्वेश्चन बना दे कि इसका सेप क्या है। अगर हम लोग इसे कह रहे हैं कि भाई कि ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, इसका एरिया कितना है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। लेकिन और इसका हमने क्या देखा, इसका हमने यहां पे देख लिया कि भाई पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी विस्तार क्या क्या है आपसे। लेकिन कल को अगर सेप के बारे में क्वेश्चन आ जाए कि भाई इसका सेप कैसा है, तो ध्यान देना मेरे भाई, इसका सेप कुछ ऐसा है, ऐसा सेप है इसका। ठीक है, मतलब ये चतुष्फल की आकार नहीं है, इसका सेप त्रिकोणीय है। कैसा है, त्रिकोणीय आकार है। याद रखना, ये कैसा है, एक त्रिकोणीय इसका आकार है। ये हमारे दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, चतुष्फल की नहीं है। ठीक है, त्रिकोणीय है। तो अगर इसको सेप के बारे में क्वेश्चन है तो त्रिकोणीय।
आगे बस में इतना, तो इतना आगे। अब पेपर में आता है कि भाई नॉर्थ साउथ का विस्तार इसका लंबाई में ज्यादा है या वेस्ट टू ईस्ट का विस्तार इसका लंबाई में ज्यादा है। अब हम लोग इसको बात करें तो अगर हम लोग इसको उत्तर से दक्षिण देखें तो उत्तर से दक्षिण लगभग 1100 किलोमीटर की इसकी दूरी है, यानी मांडा से दैमाबाद के बीच की दूरी कितनी होगी, तो 1100 किलोमीटर। नॉर्थ से अगर हम लोग साउथ के बारे में बात करें, ऐसे ग्रीन कलर से लिख देता हूं, तो ये लगभग 1100 किलोमीटर है, 1100 किलोमीटर है। लेकिन हम लोग वेस्ट टू ईस्ट की बात करेंगे, पश्चिम से पूरब की बात करेंगे, तो ये लगभग आपका पड़ता है 1600 किलोमीटर। तो अगर हम लोग दूरी के अकॉर्डिंग इसके विस्तार, ज्योग्राफिकल विस्तार की बात करेंगे, तो हम लोग कहेंगे कि वेस्ट टू ईस्ट, इसके कंक्लूजन क्या निकलेगा, तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है मेरे भाई कि जो इसका वेस्ट टू ईस्ट विस्तार है वो ज्यादा है नॉर्थ टू साउथ के। कंक्लूजन तो ये निकला ना मेरे भाई, निष्कर्ष क्या निकला, तो निष्कर्ष ये निकला कि वेस्ट टू ईस्ट विस्तार जो है इसका ज्यादा है नॉर्थ टू साउथ के। तो हमको एक कंक्लूजन अपने पॉइंट अपने दिमाग में ये रखनी है। अब यहां तक बताओ आपको समझ में आई कि नहीं आई, यहां तक चीजें समझ में आई तो कोई दिक्कत नहीं है। विस्तार में हमको एक पॉइंट और भी जो दिमाग में अगर आप लोग रख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमको जैसे नॉर्मली क्या दिमाग में, अगर ये पूछे कि कितने देशों में विस्तार है, तो आपके दिमाग में एक तो हिंदुस्तान, ठीक है, भारत आएगा, इंडिया आएगा, और दूसरा आपके दिमाग में क्या आएगा, अपने से ही अलग हुआ एक नवीनीकृत देश, नाम है उसका पाकिस्तान, दो हमारे दिमाग में आएगा। लेकिन अफगानिस्तान में भी इसके स्थल मौजूद है, ध्यान देना, AFG यानी अफगानिस्तान में भी हड़प्पा सभ्यता के स्थल पाए जाते हैं। ये बात मेरी ध्यान में रखना मेरे भाई, ठीक है, ये बात अपने ध्यान में रखना। अब पेपर में आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि अफगानिस्तान में जो स्थल पाए जाते हैं उन स्थलों का नाम क्या है, तो दो स्थल यहां पे बड़ा फेमस है, ठीक है, दो स्थल यहां पे बड़ा फेमस है, वो नाम आप लोग याद रखेंगे जो कि अफगानिस्तान में पाए गए हैं। एक का नाम है सुर्तगुई, एक का नाम है मुंडीगा, ठीक है, एक का नाम है सुर्तगुई और एक स्थल का नाम है मुंडीगाक। ये दो लोकेशंस है, सुर्तगुई और मुंडीगाक, सुर्तगुई और मुंडीगाक, ये दो लोकेशंस हैं जो कि कहां पे है, अफगानिस्तान में। ठीक, इतनी चीज हमने यहां पे ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन को समझ लिया। अब हमारी बात आती है कि उद्भव संबंधी मत, तो मैंने क्या बोला कि भाई हम क्या हैं, हम बेसिकली गुलाम है किसके, इस समय हम किसके गुलाम है, तो अंग्रेजों के गुलाम है। और अंग्रेज क्या होगा भाई, जैसे ही सभ्यता मिलेगी अंग्रेज हिस्टोरियंस आएंगे तो वो कहेंगे भाई ये इनकी सभ्यता नहीं है, वो ये दिखाने, अंग्रेज इसी मत से दिखाने की कोशिश करेंगे एक्चुअली भारत पे राज तो कभी भारतीयों ने किया ही नहीं है, वो तो विदेशियों ने किया है। पहले अगर हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात देखो, इतनी पुरानी सभ्यता तुम्हारे यहां मिली है और उस समय भी तुम नहीं हो। वो कहेंगे कि इस सभ्यता का उत्पत्ति ही किससे हुआ है, मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ है। इसका एग्जांपल लेते हैं तो जिगुरन नामक एक लोकेशन है जो कि कहां पे है, मेसोपोटामिया में। जिगुरन नामक एक लोकेशन है, कहां पे, मेसोपोटामिया में था, ठीक है। और बलूचिस्तान, सॉरी, ठीक है, इंडिया। तो ये कहेंगे कि यहां पे क्या है, यहां पे वो एक साक्ष्य निकालते हैं, कहते हैं कि चबूतरों में समानता, या इन दोनों ही जगहों पे जो चबूतरे पाए गए हैं उन चबूतरों में समानता के नाम पर, में समानता के आधार पर कहते हैं कि भैया क्या ये डेवलप्ड सभ्यता थी, मतलब ये यहां से आई है। चबूतरे यहाँ पे ऐसे मतलब कि ऐसे थे, बनते थे, फिर इसके ऊपर थोड़ा सा जैसे जैसे ऊपर जाते थे चबूतरे इनके छोटे हो जाते थे। तो इसी के आधार पर कहते हैं कि भाई जिगुरन और बलूचिस्तान जो समानता है चबूतरों का, उसके बेस कहते थे कि यह विदेशी उत्पत्ति से संबंधित है। ठीक है, जॉन मार्शल और व्हीलर महोदय के द्वारा बेसिकली विदेशी उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिया गया। अब लोग देशी उत्पत्ति के सिद्धांत देखेंगे, क्योंकि हमको होता है 1813 से क्या हुआ है, भारत में 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा एजुकेशन पे। हालांकि 1813 से वो रुपया नहीं खर्च किया गया, उस रुपए का प्रावधान करते ही पाश्चात्य शिक्षा और जो हिंदुस्तानी शिक्षा थी यानी लैंग्वेज को लेके एक टकराहट होगी। बाद में मैकाले के द्वारा ये डिसाइड किया जाएगा कि भाई हम क्या करेंगे, इंग्लिश शिक्षा को प्रमोट करेंगे, ठीक है, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन को प्रमोट करेंगे। तो भारत में क्या होता है, इसी समय मध्यम वर्गीय या हम लोग कह सकते हैं बुद्धिजीवी वर्ग का उद्भव होगा। तो जैसे SR राय साहब, अमलानंद घोष साहब, ये भी हिस्ट्री का अध्ययन करेंगे। तो ये भारत के अपने हिस्टोरियंस है, ये कहेंगे ना भाई
ये कोई भी पश्चिमी सभ्यता नहीं थी जिसका विस्तार हुआ है, ये भारत में मौजूद सभ्यता का ही विस्तार है। ये कहेंगे बलूचिस्तान में, जो आज आपको बलूचिस्तान में देखने को मिलता है हड़प्पा सभ्यता के स्थल, एक्चुअली वहां पे नाथ और कुल्थी संस्कृति ऑलरेडी पनप रही थी। तो नाथ और कुल्थी संस्कृति का संबंध किससे है? तो नाथ और कुल्थी संस्कृति आपकी बलूचिस्तान की है। यहां पे आपको लिख लेना ये बलूचिस्तान की, पहले समझो ये आपकी होगी बलूचिस्तान की, ठीक है, बलूचिस्तान। कोटदीजी संस्कृति का कहां पर होगी? तो सिंध में आपको कोटदीजी संस्कृति देखने को मिलती है कि उस वाले बेल्ट पे सिंध में कोटदीजी संस्कृति फैल रही थी। और सोथी संस्कृति आपकी फैल कहां रही थी? राजस्थान में। सोथी संस्कृति का संबंध कहां से हो गया? आपका राजस्थान से हो गया। तो कहने का मतलब है कि हमारे यहां ऑलरेडी बहुत पहले समय से कुछ देसी संस्कृतियां उभर रही थी, पनप रही थी, और यही देसी संस्कृतियां समय के साथ उत्कृष्ट होकर क्या हो गई? एक इतनी बड़ी सभ्यता का नींव रखती। जैसे मान लो आज आप कई सारे गांव देखोगे जो बहुत अनडेवलप्ड रहेंगे आज की 25-30 साल पहले, लेकिन हाल में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ किया जा रहा है गवर्नमेंट, जैसे मान लो अब मान लो कि मोदी जी की योजना थी कि भाई हर सांसद एक गांव को क्या करेंगे? गोद लेंगे। अब मान लो कोई सांसद बहुत अच्छा काम किसी गांव को गोद लेके हॉस्पिटल खोल दिया हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया कर दिया हो, स्कूलिंग सिस्टम को वहीं पे प्राइमरी, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट के स्कूल हो, बगल में ही कहीं पंचायत में क्या हो कि वो और भी मतलब जैसे ग्रेजुएशन की व्यवस्था कर दिया हो, ठीक है, गोद लिया है तो हो सकता है कि बच्चों को साइकिल की व्यवस्था कर दे, चलने के लिए जाओ, ठीक है, लाइटिंग की व्यवस्था बहुत अच्छा कर ले, लाइब्रेरी स्टेब्लिश कर दे फॉर एग्जाम्पल। तो आपको क्या करने को मिलेगा कि कहीं से देखें या यहीं से सभ्यता पनपी है, ठीक है। तो इनके कहना हमारे यहाँ थी और समय के साथ यही सभ्यताएं बहुत ज्यादा डेवलप हो गई। तो हम क्या करेंगे, यानी इस सिद्धांत से ब्रिटिशर्स क्या दिखाने की कोशिश करेंगे? तो इस सिद्धांत से ब्रिटिशर्स दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम तुम्हारे ऊपर जो राज कर रहे हैं वो सही राज कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर ओरिजिनल राज करने वाला तो कभी आया ही नहीं है, ठीक है। और देसी सिद्धांत कहते हैं नहीं 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 भाई, हम अपना राज करना जानते हैं, ये हमारा अपना है, झूठ का आके बखान मत दो, ठीक है। तो ये बेसिकली उत्पत्ति का सिद्धांत, ऐसा राय और अमलानंद घोष ने। तो किसने विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत दिया और किसने देसी उत्पत्ति का सिद्धांत दिया? अब आप जो नॉर्मली पढ़ते हो, ठीक है, उसको देखें। देखो मैंने जो कुछ अपने नोट्स में जो चीजें लिखी है, तो प्रमुख साक्ष्य मैंने अपने नोट्स से यहाँ पे लिखवा दूंगा। आपको लगे कि इसके अलावा और भी एविडेंसेस इन संबंधित स्थलों पे पाए गए हैं, तो आप क्या करना, 2-2 लाइन का एक गैप छोड़ देना अपने नोट्स में, 2-2 लाइन का एक गैप छोड़ना, और उन जगहों पे क्या करना है, उन चीजों के बारे में लिख देनी है जो आपने नहीं मतलब हमने नहीं लिखा है, आप कहीं नोट आउट किए हो या आपको पता है आप कल को PIQ पढ़ो, एक आध पॉइंट्स कहीं मिला है, तो उन चीजों को भी मेंशन करना। हालांकि मैंने चीजों को शामिल किया है, ठीक है, हम मैंने चीजों को शामिल किया है। अब ध्यान देना, अच्छा कुछ स्थल अगर आपको लग गया कि भाई मैंने हड़प्पा स्थल है लेकिन सर तो बताया ही नहीं है, तो उनको इसी के लिए थोड़ा सा, जब मैं हड़प्पा स्थल नीचे खत्म करूंगा तो 4-5 लाइन का गैप छोड़ देना, 4-5 लाइन का, और हर एक स्थल और दूसरे स्थल लिखने के बीच 2 लाइन का गैप, ताकि आप कुछ वैल्यूडेशन करना चाहो तो आप कर लो। जैसे देखो मैंने आपको क्या बताया कि भाई हड़प्पा सभ्यता क्यों, समझो इस पूरी की पूरी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? तो मैंने आपको बताया कि चार्ल्स मैसन साहब ने क्या किया था, चार्ल्स मैसन साहब ने इस सभ्यता को, मैसन साहब ने 1826 में जब इसकी कुछ एविडेंसेस पाते हैं, तो वो चूंकि पहले एविडेंस कहां पाते हैं, हड़प्पा से पाते हैं, तो वो इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहते देते हैं। और जो आपकी दयाराम साहनी जी है, वो भी सबसे पहले हड़प्पा में 1981 में खुदाई करते हैं, जब इसको सिविलाइजेशन के तौर पे देखा जाता है। तो चूंकि पहली हड़प्पा में खुदाई हुई है, तो इसी के लिए हड़प्पा सभ्यता नाम पड़ता है। क्योंकि ये पूरे यहाँ पे मेजर रिवर कौन है? सिंधु रिवर है। मेजर रिवर कौन है? सिंधु। तो सिंधु और उसके ट्रिब्यूटरीज के बीच में पाई जा रही है ये सभ्यता, ठीक। समय के साथ राखलदास बनर्जी जी खोज करेंगे, ठीक है, मोहनजोदड़ो को, और भी जब स्थल खोजे जाते हैं तो वो सिंधु के इर्द गिर्द खोजे जाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि इसके बाद समय के साथ इसी साइट्स को एक नाम दिया जाता है, वह सिंधु सिविलाइजेशन, ठीक है। क्या होगा? सिंधु सिविलाइजेशन नाम दिया जाता है। तो सिंधु, आपसे पेपर में क्वेश्चन करा जाए कि भाई चार्ल्स मेमन ने तो इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन नाम दिया, तो सिंधु सिविलाइजेशन नाम किसने दिया? तो प्रोफेसर मार्शल ने। ये इतने फैक्ट्स आरओ में भले आ जाए, इतने तगड़े फैक्ट्स, लेकिन UPPCS अपर में थोड़े कम चांसेस है आने के लिए, लेकिन ठीक है, हमको देख लेना, हम देख ही रहे हैं तो देखते चलेंगे। समय के साथ क्या हुआ, पता चला कि आज एक विलुप्त नदी है जिसको हम लोग कहते हैं सरस्वती नदी। तो ये सिंधु और सरस्वती नदी के जो दोआब क्षेत्र है वहां भी पाए गए हैं, और जो मेजर इसकी पोर्शन है, जो मेजर डेवलपमेंट है, वो सिंधु और सरस्वती नदी के बीच में है।
तो इसी के लिए इसका एक और नाम बाद में आता है सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, सिंधु सरस्वती सभ्यता। और जो इसका वास्तविक नाम होना चाहिए वो यही होना चाहिए, सिंधु सरस्वती सभ्यता। ठीक है, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। ठीक है, सरस्वती सिविलाइजेशन। अच्छा, यूपीपीसीएस और यूपीआरओ दोनों के लिए हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है और डेली आंसर राइटिंग बैच प्रीलिम्स के लिए चल रहा है। तो जो भी दोस्त अभी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डेली आंसर राइटिंग आप लोग करते चलो ताकि पहले आपकी मुख्य परीक्षा की भी तैयारी होती चले। उसमें केवल 2 ही क्वेश्चन आपको डेली लिखना रहता है, 2 टॉपिक से बोले जाएंगे जिसपे आप नोट्स बनाओ, बढ़िया तैयारी करो, उसके आंसर्स लिख के हमको सबमिट करने का, वो कॉपी चेक होगी विद मॉडल आंसर आपके पास जाता है। ठीक है, तो किसी भी बैच की जानकारी लेना हो तो जो स्क्रीन पे नंबर घूम रहा है ना आपका 7800043424, वहां पे आप संपर्क कर लो। और नोट्स हम क्या करते हैं, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है हम वहां अपलोड कर देते हैं, तो आप वहां से नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो 1921 में क्या होगा कि भैया दयाराम साहनी जी क्या करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज करते हैं, उत्खनन करते हैं। खोज करते मतलब मींस उत्खनन किया। और हड़प्पा सभ्यता है कहां, तो रावी नदी के तट पे है। और एग्जैक्ट आपसे पूछे तो इसके बाईं तट पे, पेपर में एक बार क्वेश्चन ये भी आया है कि दाहिने तट पे या बाएं तट पे। और आज हड़प्पा सभ्यता कहां पे है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। तो पंजाब का डिवीजन था, मैंने आपको जब बताया था तो क्या बताया कि भाई सीमा निर्धारण जो कमेटी बैठी थी, जो समिति थी, वो पंजाब का, बंगाल का और असम का क्या सीमा होगा इसका निर्धारण करने के लिए बैठी थी। तो सिंधु सरस्वती, ध्यान देना, तो पंजाब प्रांत एक जो पाकिस्तान के पास है, वहीं पे एक जिला है मोंटगोमरी जिला, और इसी मोंटगोमरी जिला में आपको हड़प्पा है। देखो दयाराम साहनी जी के साथ माधव स्वरूप वत्स जी की भी इसके उत्खनन में भूमिका थी, लेकिन मेनली भूमिका किसकी है, तो दयाराम साहनी जी की। अब देखो यहाँ के एविडेंसेस की बात करो कि भाई क्या क्या यहां से एविडेंस मिला। तो यहाँ के एविडेंस में आपको पता कि भाई यहाँ पे कब्रिस्तान, जैसे होता क्या था, मान लो कि हड़प्पा साइड से इसकी खोज हुई, तो यहाँ पे ऐसे कई कई खांचे बना के खोज की जाती थी। ठीक है, तो मान लो इस खांचा का नाम ए हो गया तो A1, ठीक है, A2, A3, A4 ऐसे कुछ वो अपना इतिहासकार ट्रिक्स अपनाते थे। तो उसी में R37 नामक जो जगह की खोज की गई, वहां से कब्रिस्तान के साक्ष्य पाए गए। और जो H नामक जगह की खोज की गई, मतलब उत्खनन किया गया, वहां से भी कब्रिस्तान के साक्ष्य पाए गए। मेनली R37 इसमें सबसे ज्यादा चर्चित है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि R37 क्या है, तो हड़प्पा एक में पाया जाने वाला एक कब्रिस्तान है। देखो यहां पे अन्नागार के भी साक्ष्य पाए गए। देखो कभी भी कोई सिटी का डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता है अगर अधिशेष उत्पादन नहीं होगा, क्योंकि जब तक अधिशेष उत्पादन नहीं होगा तब तक क्या होगा, तब तक सिंपल सी बात निकल के आती है कि तब तक कभी नगर का बसाव ही नहीं होगा, क्योंकि बाजार लगेगा ही नहीं, बाजार लगेगा ही नहीं तो नगर बसेगा नहीं। अब देखो हड़प्पा में क्या हो रहा है, क्रमिक तौर पे मतलब लाइन से ऐसे एक जगह पाया गया जहां पे लगातार 1 2 3 4 5 6 ही आपको क्या देखने को मिले, अन्नागार पाए गए। यानी क्या है, अब तो अन्नागार पाए जा रहे हैं, तो इससे एक चीज समझ में आएगा भाई, यहां पे अगर अन्नागार रख रहे हैं तो मतलब कोई तो बॉडी होगी जो किसी से कलेक्ट करके अन्नागार यहां रखा रही है। यानी अन्नागार ये बताता है, और इनका जो टाउन प्लानिंग ये बताता है कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रहेगा वो बहुत हार्ड रहेगा। ठीक है, और बहुत फ्रेंडली भी रहेगा। ठीक है, बहुत फ्रेंडली भी रहेगा। और कुछ भी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एक चीज ये बताती है कि वो व्यापारिक रहेगा, यानी वो व्यापार पर ध्यान देने वाला एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रहेगा, वो गवर्नमेंट जॉब नहीं क्रिएट करता होगा। ठीक है, व्यापारिक चीजों को ध्यान देता है, यानी वर्णिक वर्ग के हाथ में करने गई, या वर्णिक वर्ग का जो पकड़ था वो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पे बहुत ज्यादा रहेगा। ये हड़प्पा सभ्यता ही बताती है, हड़प्पा सभ्यता बताती है। क्योंकि अभी जाति का वो रूल नहीं है, कि गोरख का वो रूल नहीं है कि भाई ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन कौन चला रहा है, वर्णिक वर्ग चला रहा है। हालांकि हम लोग पूरी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को समझेंगे कि कैसे कैसे किसके अनुसार कैसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रहा होगा, ये हम पढ़ेंगे, बट अभी समझते चलो। इतना ही नहीं, अब देखो मेंस में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई हड़प्पा सभ्यता से वो कौन सी चीजें जो कंटिन्यूटी के साथ चलती आई आज हमारे पास मौजूद है, तब भी हमारे पास थी। तो जैसे आप स्वास्तिक का निशान देखते हो ना, तो स्वास्तिक चिन्ह का साक्ष्य यहीं पाया गया है, स्वास्तिक चिन्ह का साक्ष्य यहां पे पाया गया है। ठीक है, क्या पाया गया है, स्वास्तिक चिन्ह का साक्ष्य यहां से पाया गया है, स्वास्तिक चिन्ह का साक्ष्य यहां से पाया गया है। ठीक, तो हमारे साथ क्या क्या चीजें हम लोग कंटिन्यू किए, तो उनमें जो आज हमारे लिए जो धर्म में हम कभी यहाँ के धार्मिक जीवन की बात करें तो जो स्वास्तिक चिन्ह के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं वो यहां से पाई गई हैं, यहां से पाई गई हैं। इतना ही नहीं,
शंख का बना बैल आपके हड़प्पा से मिला है, मजदूरों का आवास मिला है, कागज का साक्ष्य मिला है। ठीक है, क्या मिला है? कागज का साक्ष्य यहां से मिला है। ठीक है, कागज का साक्ष्य मिला है, मजदूर आवास मिला है, मजदूर आवास मिला है। और अगर हम लोग देखें, ठीक है, मजदूर आवास, कागज का संघ। एक मैंने आपसे बोला यहां पे कहीं अब प्लस करके आप लिख लो कि शंख पर एक आकृति, शंख की एक आकृति मिली गई है, बेसिकली बैल की एक आकृति मिली है। ठीक है, शंख का बना बैल यहां पे प्राप्त हुआ है। तो शंख आज भी हम लोग प्रयोग करते हैं, शंख का बना बैल। इतनी सारी एविडेंसेस मिली हैं, इनमें मेनली जो एविडेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है वो R37 कब्रिस्तान। ठीक है, यहाँ पे स्वास्तिक चिन्ह वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मजदूर आवास भी कहीं से आपको पता चल जाए, क्योंकि अभी आगे एक जगह से प्रशासनिक भवन का साक्ष्य मिलेगा। ठीक है, आप बता सकते हो कि वो कौन सा हड़प्पी स्थल था जहां से प्रशासनिक भवन के साक्ष्य पाए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि वो प्रशासनिक भवन होगा। ठीक है, तो ये चीज समझना कि शंख की बने बैल के साक्ष्य। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और मजदूर आवास ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इतना चीजें आपके लिए। अब इसके अलावा कोई एविडेंस आपको लगे सर छूट गया, तो साइड में जो यही से नोट्स बना रहे होंगे तो साइड में जो ये जगह छूटी है यहां पे नोट कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है मोहनजोदाड़ो। 1922 में 1922 में सिंधु नदी के किनारे इस स्थल की खोज राखल दास बनर्जी जी के द्वारा किया जाता है। अगर हम मोहनजोदाड़ो की बात करेंगे कि वर्तमान में मोहनजोदाड़ो कहां स्थित है, तो वो पाकिस्तान में जो सिंध प्रांत है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हमको पता है कि सिंध में मुस्लिम लीग मेजॉरिटी पाई थी, बहुमत पाई थी, तभी तो यहां पे सिंध अलग हो गया। ठीक है, लरकाना जिला है, वहां पे एक जिला है लरकाना, वहां पे पाकिस्तान में, वहीं पे मोहनजोदाड़ो की खोजी थी। और मोहनजोदाड़ो से एविडेंसेस हड़प्पा से भी ज्यादा विविधीकरण के मामले में, जैसे एडमिनिस्ट्रेट आप देखोगे कि एविडेंसेस में अगर हम लोग यहां पे बात करें तो यहां पे धार्मिक एविडेंसेस के तौर पे कई सारे मृण मूर्तियां भी मिली हैं, जिसको मैंने यहां पे नहीं लिखा है, आप चाहो तो लिख लेना। पशुपति शिव या आद्य शिव के साक्ष्य मिले यहां पे। ठीक है, हम लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो यहीं से कभी भी धार्मिक परिचय लिखना है। कल की क्लास में हम लोग धार्मिक परिचय, आर्थिक परिचय, साइंस का डेवलपमेंट, सोसाइटी, ये सब चीज हम लोग हड़प्पा सभ्यता में सीखेंगे। लेकिन अभी देखो पशुपति शिव की एग्जांपल, आदि शिव, आपको एग्जांपल लिखना रहेगा कभी धार्मिक बातों में, तो ऊपर मैंने शंख आपको बताया, नीचे पशुपति शिव देखो, तो पशुपति शिव की एग्जांपल, आदि शिव के एग्जांपल यहां पे मिलते हैं। यहां पे क्या मिलेगा? महान स्नानागार मिलता है। देखो महान स्नानागार, महान स्नानागार का जो एग्जैक्ट वो मीटर है, कितना गहराई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, ये भी पेपर में क्वेश्चन बन के आ सकता है। ठीक है, ये भी पेपर में क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो ध्यान देना, सिंपली अगर आपको समझना है, देखो महान स्नानागार में 11.88 मीटर, ध्यान देना 11.88 मीटर इसकी लंबाई मानी जाती है कि महान स्नानागार की क्या रहेगी? लंबाई रही होगी। ठीक है, ध्यान देना चौड़ाई इसकी मानी जाती है कि 7.01 मीटर माना जाता है, इसकी क्या रही होगी? चौड़ाई थी। ठीक है, और इसकी गहराई जो थी वो लगभग 3 मीटर, एग्जैक्ट था 2.43 मीटर, 2.43 मीटर इसकी गहराई मानी जाती है। इसकी क्या मानी जाती है? गहराई, कि भाई इतनी गहराई रही होगी। और जो महान स्नानागार के संदर्भ में अगर हम लोग ये मान के चलें, ये स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल कि भाई ये स्ट्रक्चर क्या होगा? महान स्नानागार हो, ये स्ट्रक्चर अगर हम मान लें महान स्नानागार हो, तो बेसिकली था क्या? इस स्ट्रक्चर को भी हटाएंगे यहां से। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हम मान लें कि महान स्नानागार है, तो अब क्या देखेंगे कि जो इसका उत्तरी भाग था, इसकी उत्तरी भाग के कुछ हिस्से पे और दक्षिणी भाग में, यहां पे ध्यान देना, इसका जो दक्षिणी एरिया था, दक्षिणी एरिया पे बेसिकली क्या था? सीढ़ी था, और ये सीढ़ी ऐसे था जिसके थ्रू क्या है लोग इस महान स्नानागार में उतरते थे। और इसके ये बीच वाले एरिया में क्या था? यहाँ पे ये वो असल था जहां पे पानी भरा हुआ था। तो पेपर में अगर क्वेश्चन है कि महान स्नानागार का परिचय, तो भाई इसका लंबाई, चौड़ाई और गहराई यहां से पता चल गई। अब 12, 7 और 3 के अकॉर्डिंग याद कर लो। अगर लगभग याद करना है, एग्जैक्ट याद करना है, तो ऊपर लिख दिया हो। ठीक है, अब यहां से इधर से एक एरिया था जहां से यहाँ पे पानी छोड़ा जाता था। ठीक है, पानी निकलने के भी हर तरफ एरिया थे, मतलब दोनों तरफ एरिया था, पानी निकलने के भी इस पे थे, ताकि इसको साफ सफाई कर सके। अब एक चीज समझो, होता क्या था बेसिकली इस चीज में कि क्वेश्चन होता है कि महान स्नानागार कोई रूटीन बेस्ड स्नानागार नहीं था कि भाई कि डेली गए और वही नहा के आ जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि चूंकि ये बड़ा स्नानागार था, ये बड़ा स्विमिंग पूल था, तो ये किसी धार्मिक रिवाज में ही प्रयोग आता था।
यानी डेली इसमें नहाने का प्रावधान नहीं रहा होगा, ठीक है, डेली इसमें नहाने का प्रावधान नहीं रहा होगा। जैसे मान लो आज कुंभ का आयोजन है, तो गवर्नमेंट क्या करे, एक टाइम पीरियड में भाई बहुत अच्छा खासा व्यवस्था की है कि भाई चलो ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तैयार कर दिए, पानी की व्यवस्था कर दिए, लाइट की व्यवस्था कर दिए, तो वही सारे, क्योंकि यहाँ पे कपड़ा बदलने के भी केबिन्स थे, सब चीजें थी। मतलब आज की तुलना में मानस नगर शायद ऐसा स्ट्रक्चर आज ना मिलता हो कहीं, लेकिन जो आपके मोहनजोदाड़ो से मिल गया। आपको देखोगे यहाँ पे कांसे की नर्तकी मिल गई। इसी के कारण क्या है, कांसा की नर्तकी मिली, यानी ब्रॉन्ज, ध्यान देना, ब्रॉन्ज की यहाँ पे क्या, एक डांसर की प्रतिमा मिली, एक मूर्ति मिली है। अब आप बोलोगे कि यानी आपको प्रयोग में आ जाएगा जब हम लोग साइंस टेक का डेवलपमेंट पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का, तो ध्यान देना ब्रॉन्ज भाई स्वतंत्र रूप में तो मिलेगा नहीं, ठीक है। हमको पता है तांबा और टीन को जब मिलाते हैं तो क्या होता है, कांसा तैयार होता है। जब हम लोग क्या करते हैं, तांबा और टीन को जब हम लोग मिलाते हैं तो तांबा और टीन, जहां तक मैं समझ रहा हूं 90% और 10% के रेशियो में मिलाना होता है। तांबा और टीन आप लोग साइंस वाले पोर्शन में, ठीक है, आप लोग तो इसको कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है, बता भी सकते हो। तो तांबे और टीन के मिक्सर से क्या होगा, कांसा तैयार होगा। और अगर इनको कांसा बनाने की जानकारी थी तभी तो कांसे की नर्तकी पाई गई है, कई सारे बर्तन कांसे के पाए गए हैं, ठीक। तो इससे पता क्या चलता है, इसी कारण इसको हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी हड़प्पा सभ्यता को हम लोग जानते हैं। रीजन क्या है कि इन्होंने कांसे का उद्भव कर लिया था, कांसे का विकास कर लिया था, और ये इनके साइंस टेक के मेजरमेंट, साइंस टेक के डेवलपमेंट को दर्शाता है। एक बेहतरीन एग्जांपल आपके लिए बनेगा। यहां पे पुरोहित की मूर्ति प्राप्त हुई है कहां से, आपके मोहनजोदाड़ो से। तो मोहनजोदाड़ो से इतने सारे एविडेंसेस हम लोग देख लिए कि मोहनजोदाड़ो से पाए जाते हैं। अब देखो पिग्गट महोदय का स्टेटमेंट ध्यान देना है, पिग्गट महोदय का एविडेंस सबसे आ सकते हैं। क्या क्या, सॉरी स्टेटमेंट, पिग्गट महोदय ने क्या कहा है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को लेके। पिग्गट महोदय की कुछ स्टेटमेंट है, जैसे पिग्गट महोदय हड़प्पा सभ्यता को लेके कहते हैं कि यह अर्ध औद्योगिक नगर था। हड़प्पा सभ्यता को लेके क्या कहते हैं, कहते हैं कि यह एक अर्ध औद्योगिक नगर था। औद्योगिक नगर था। इसको तो हड़प्पा को लेके पिग्गट साहब कहते हैं, हड़प्पा को लेके, ठीक है। और हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में समानता को देखते हुए वो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को जुड़वा राजधानियां कहते हैं। किसको, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को पिग्गट महोदय ही क्या कहें, जुड़वा राजधानी की संज्ञा देते हैं। तो जुड़वा राजधानी पिग्गट महोदय के अनुसार कौन थी, तो वो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो थी। अब हम लोग अगर मोहनजोदाड़ो में और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो सब चीजें होगी, ठीक है। इसके अलावा फैक्ट्स और भी है लेकिन आपके काम की नहीं है। तीसरी, अब हम लोग आपके लिए एग्जांपल देखें तो हमारा तीसरा एग्जांपल बनेगा कालीबंगा। कालीबंगा की खोज कब हुई, 1961 में हुई। घग्गर नदी के किनारे आपको कालीबंगा देखने को मिलेगी। घग्गर नदी राजस्थान, ठीक है, यानी कालीबंगा कहां पे है, तो राजस्थान में है। बीबी लाल और थॉपर महोदय ने इसकी खोज की, यानी इसके उत्खननकर्ता कौन है, तो बीबी लाल और थॉपर महोदय। अब याद करना बड़ा आसान है, देखो यहाँ पे काली है, ठीक है, यानी समझे ना, तो ये भी कलर से नाम है, और खोजने वाले का जो भी नाम है वो लाल, ठीक है, वो भी कलर से संबंधित नाम है, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो बीबी लाल और ने कालीबंगा का उत्खनन करता, तो ये उत्खनन करता हो गया। लोकेशन देख लें, ईयर। अच्छा ईयर बोलोगे सर आप क्यों लिख पा रहे हो, ईयर याद करना पड़ेगा, तो ईयर केवल 2 का याद करो, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो 21-22 क्रमशः। उसके बाद से आप क्या करो, 5-6 हड़प्पीय स्थलों का क्रम याद कर लो कि पहले इसका खनन हुआ, फिर इसका हुआ, फिर इसका हुआ, फिर इसका हुआ, ठीक है। लेकिन आपको उत्खननकर्ता का नाम हमेशा याद रखना है, ठीक है। ये पेपर में बन के आया हुआ है, ठीक है। जैसे नौदा टोली का उत्खनन किसने किया, तो हमने पढ़ा हुआ है कि एचडी संकलिया। नौदा टोली, उसमें एक वर्ड क्या है, टोली वर्ड है, ठीक है, इसमें एक टोली वर्ड है, और ठीक है, किसने किया, तो एचडी संकलिया ने खोज किया। तो मतलब जिसको शंका रहेगा, जिसको डर रहेगा, वो क्या करेगा, वो टोली में जाएगा, वो ग्रुप में जाएगा। तो ऐसे कुछ ट्रिक्स बना के याद कर लो, जैसे एचडी सांगलिया ने, ठीक है, क्या किया, नौदा टोली का उत्खनन किया, ठीक है। तो आपको इजीली तैयार हो जाएगा। तो कुछ ऐसे ट्रिक्स बनाने। इसी तरह भीमबेटका हमने स्टोन एज में देखा, तो भीमबेटका की खोज किसने की, तो वाकड़कर महोदय ने की, ठीक है, या वाकंकर महोदय कहीं मिलते हैं। तो मैंने बेसिकली इसको याद में करके कि भीम साहब है, मतलब भीम है, तो मतलब बाहुबल था उनके पास। तो वो अगर किसी भी पत्थर उत्तर को मार देंगे तो टूट टाट के कंकड़ पत्थर उससे अलग हो जाएगा, मतलब पहाड़ वहाड़ तोड़ देंगे, कंकड़ अलग हो जाएगा। तो वाकंकड़ वर्ड से मैंने ऐसे याद किया था। तो भीमबेटका वाकंकड़ इजिली मैच हो रहा है। तो चीजों को याद करना है, कहीं पे ट्रिक्स बना के याद करना है, ठीक है। और हर जगह ऐसा नहीं कि हम कुछ
ट्रिक्स सिनोनिम्स बना के तैयार करोगे ना, वर्ड्स को मैच करा के कुछ कहानी बना के, तो वो ज्यादा समय तक दिमाग में रहेगा। ठीक है, ट्रिक्स क्योंकि आप 50 ट्रिक्स अभी याद करोगे तो भूल भी जाता है चीजें। अरे अभी पूरी ज्योग्राफी आप ट्रिक्स साइंस ट्रिक्स पे खेलते हो, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आप ट्रिक्स पे खेलते हो। अब यहां पे कोशिश करो कि चीजों को समझने की, ठीक है, तो आपको काम बन जाएगा आपका। अब हम लोग देखेंगे अपना कालीबंगा। तो कालीबंगा में आपको क्या देखने को मिलेगी, अग्निवेदिका के साक्ष्य मिलेंगे। ठीक है, अग्निवेदिका तो हो सकता हो कि यज्ञ कर्म से संबंधित रहा हो। आगे हम लोग देखेंगे जब घर में हम लोग हवन या यज्ञ करते हैं तो या यज्ञ होता है तो अग्निवेदिका हमको देखने को मिलती है। ठीक है, अच्छा यहां पे अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। अच्छा ये सोचो एक ऐसा लोकेशन था कितना कि यहां पे मैक्सिमम भवन, हड़प्पा सभ्यता का एक ऐसा था कालीबंगा जहां पे मैक्सिमम भवन क्या थे, कच्ची ईंटों के निर्मित। ठीक है, तो यानी कालीचरण क्या था, गरीब था, सिंपल सी बात है। तो कालीबंगा, ठीक है, कच्ची ईंटों से निर्मित भवन सर्वाधिक कहां मिले हैं, तो वो कालीबंगा से, नहीं तो पक्की ईंटों के भवन मिले हैं हर जगह। ठीक है, हर जगह। हड़प्पा सभ्यता का एक स्ट्रक्चर क्या है कि जो पूरा एरिया था, मतलब कोई भी, वो नॉर्मली दो भागों में डिवाइड था, निचला और ऊपरी। कुछ एरिया आपको, और वो दुर्गीकृत होता था। ठीक है, तो अभी यहाँ पे यही आता है कि कौन सा 2 भागों में डिवाइड था, कौन सा 3 भागों में डिवाइड था, कौन दुर्गीकृत था, कौन दुर्गीकृत नहीं था, ऐसे क्वेश्चन बन के आते हैं। ठीक है, वो भी हम लोग समझ लेंगे, अभी क्लास को आगे बढ़ाएंगे तो एक एक चीज समझ लेंगे। ठीक है, तो अलंकृत ईंट यहां पे पाए गए, यहाँ पे भवन जो पाए गए वो क्या है, कच्ची ईंटों के निर्मित है, और यहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य पाए गए। जुते, आप पेपर में आपको क्या करेगा, जुते हुए खेत के साक्ष्य और हल की आकृति में उलझाता है। जुते हुए खेत के साक्ष्य और हल की आकृति में। तो कालीचरण ने क्या था, खेत जोता था, यानी जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां पाए गए हैं, तो कालीबंगा में। और बनावली में क्या है, बनावली में बनाई गई थी क्या, तो बनाई गई थी हल की आकृति। हल की आकृति का एक खिलौना बनाया गया था। तो बनावट से समझना, हल का खिलौना बनाया गया, तो वो बनावली में हो गया। तो पेपर में क्वेश्चन है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां पे पाए गए, तो कालीबंगा। और बनावली से क्या पाए गए, तो बनावली से हल की आकृति पाई गई है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो गया बनावली। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बनावली। बनावली में क्या है देखेंगे कि 1974 में, देना बनावली में 1974 में इसकी खोज हुई। ठीक है, कहां पे, फतेहाबाद में, ये हरियाणा में बनावली नामक ये लोकेशन जो है वो पाई जाती है। आगे देखेंगे रविंद्रनाथ बिष्ट ने इसकी खोज की, हल की आकृति यहां पाई गई। ठीक है, तेल सरसों का ढेर पाया गया, अच्छे किस्म के जौ पाए गए। अब पेपर में क्वेश्चन आ गया एग्रीकल्चर आपको दिखा रहे हैं, तो यहां पे क्या है, तिल की खेती होती थी हड़प्पन साइट्स में। ठीक, हड़प्पन में जौ की एग्रीकल्चर खेती होती थी। अभी हम लोग बहुत सारी चीजों को पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो तिल सरसों जौ ये सब चीज हम लोग पता चल रहा है। और चूंकि हल की आकृति पाई गई है, मीन्स क्या है, जो दिखेगा, जो ज्यादा प्रयोग होगा उसी चीज का क्या होगा, फोटो फोटो बनेगा, खिलौना बनेगा। मीन्स एग्रीकल्चर यहां की प्रधानता रही होगी। ठीक है, एग्रीकल्चर क्या होगी, बनावली की प्रधानता रही होगी, तभी तो समझे ना, तभी तो आपको तिल सरसों सबके एग्जांपल्स मिल रहे हैं, हल की आकृति मिल रही है, कहां से, बनावली से। ये सारे एग्जांपल्स मिलते हैं। अच्छा, हम लोग बाकी स्थलों के बारे में कल की क्लास में देख लेंगे। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थोड़ा सा और भी है जिसको हम लोग को अभी देख लेना है। ठीक है, जैसे हम लोग प्रशासन कैसा था इसके बारे में देख लेते हैं। यहां पे हम लोग समझ लेते हैं हड़प्पा कालीन प्रशासन। ठीक है, क्योंकि ऊपर मैंने इंट्रो दे दिया है तो उस चीज को यहां पर देते हैं। तो हड़प्पा कालीन प्रशासन, हड़प्पा ड्यूरेशन के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो कैसा था, हड़प्पा कालीन प्रशासन, उसको देख लेते हैं। और यही जब हड़प्पा कालीन प्रशासन हम लोग देख लेंगे, इसी के साथ हम लोग अपनी क्लास खत्म कर देंगे, यानी अगले 5 मिनट में हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास हमारी फिर हड़प्पा पे ही है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग हड़प्पा खत्म करेंगे, और प्रयास रहेगा कि वैदिक का इंट्रो भी हम लोग करके क्लास में खत्म कर लेंगे, बढ़िया तरीके से खत्म कर देंगे। अभी कोई लोड नहीं है, आपका एग्जाम डिले है, धीरे 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 हम लोग क्या करेंगे ना, एक एक चीज, क्लासेस आपको डेली जाएंगी। कि संडे को नॉर्मली आपकी क्लास ब्रेक रहती है, कभी कभी स्पेशली कोई तकनीकी दिक्कत आ गई या मैं ही उपस्थित दे रहा, ठीक है, या कुछ एक्स्ट्रा कभी कभी इंस्टीट्यूट का काम रहता, तो होता है कि एक आध क्लास कभी मिस हो जाती है। ठीक है, नहीं तो ऐसा कोई रूटीन नहीं है। हाँ, ध्यान देना। अब आप देखो, कुछ लोग क्या रहेगा, कुछ लोग के हिसाब से कि राजतंत्रात्मक होगा, कोई कहेगा जनतंत्रात्मक होगा, कोई कहेगा वणिक वार ख्यात में है। ठीक है, तो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, यहां पर राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। ठीक है, राजतंत्रात्मक तो हो नहीं सकती है। ठीक है, वरना नगार का साक्ष्य पाया नहीं जाता। ठीक है, समझ जाना। तो यहां पे क्या है, जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। और ये कौन कहता है, तो ये हंटर साहब कहते हैं शासन व्यवस्था।
व्यवस्था होगी, ये कौन कहता है? तो ये हंटर साहब कहते हैं। कौन कहता है? हंटर साहब कहते हैं। ओके, सेकेंड नंबर देखें, ठीक है। और एक विलर साहब जो होते हैं उन्होंने कहा कि मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन था। यहां पे इन्होंने कहा मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन था एवं धर्म की महत्ता को इसमें स्वीकार किया गया था, क्योंकि मृण मूर्तियां पाई जा रही हैं, पशुपति शिव की प्रतिमा पाई जा रही है, स्वास्तिक के निशान पाए जा रहे हैं, तो एवं धर्म की महत्ता को भी स्वीकार किया गया, यानी धर्म भी स्टेब्लिश था, धर्म की महत्ता को भी स्वीकारा गया था, धर्म की महत्ता को भी स्वीकारा गया था। ठीक है, तो आप कहते हैं ना कि धर्म के साथ क्या बढ़िया प्रशासन चल जाता है, तो देखो हड़प्पा ने चलाया है, कोई भी को भी स्वीकारा था। ठीक है, ये स्टेटमेंट किसका है? तो वो ये स्टेटमेंट है आपका व्हीलर साहब का, व्हीलर साहब का स्टेटमेंट है ये व्हीलर साहब का स्टेटमेंट है। तो हमने जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था देख लिया, हमने देख लिया ये। अब आते हैं तीसरा, चूंकि पुरोहित की प्रतिमा पाई गई है, तो एक स्टेटमेंट एक लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पे पुरोहितों का शासन था, इसको आलोचना करना तो क्या कहेगा कि भाई यहाँ पे क्या था? पुरोहितों का शासन था। और ये कहने वाला कोई आम इंसान नहीं है, ये कहने वाला वही इंसान है जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो को कहता है जुड़वा राजधानी माना था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी माना था उसने। तो पुरोहितों का शासन कौन मानता है? यानी स्टुअर्ट पिगट, स्टुअर्ट पिगट महोदय, पिगट ये कहते हैं यहां पे पुरोहितों का शासन लगा। ये तो भाई एकदम गलत बात बोले हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग चौथी बात। ठीक है, चौथी बात, प्रतिनिधि शासन, प्रतिनिधि शासन रहा होगा। प्रतिनिधि शासन व्यवस्था रहा होगा, इसके ऊपर चर्चा करते हैं मैके साहब। मैके साहब, हमने को बताया था कि मैके साहब ने सबसे कम टाइम पीरियड के लिए बताया है कि हड़प्पा सभ्यता का ड्यूरेशन, इन्होंने केवल माना था 300 सालों तक ये हड़प्पा सभ्यता चली होगी, 2800 बीसी से 2500 बीसी। ठीक है, पांचवा आप याद कर जाओ, यहां पे कहा था कि यहां की शासन व्यवस्था गुलामों पर आधारित थी, मतलब गुलामों के द्वारा इतनी बड़ी बस्ती बताई। आप सोचो, हो सकता है गुलामों पर जो भी रहा, इन्होंने कहा कि भाई जो भी रहा होगा जो, ठीक है, शासन, लेकिन ये गुलामों पर आधारित थी, यानी यहां पे गुलामों की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा रही होगी। ये कौन कहता है? तो ये स्टेटमेंट आपको देते हैं वीवी। अभी इसमें कौन सा याद करना वो आपको बता देंगे, निश्चिंत रहना। ठीक है, वीवी आपके स्टूर्ब। ठीक है, लास्ट जो सबसे फेमस माना जाता है वो आपकी सभ्यता है, जो सबसे लोकप्रिय विचार है कि भाई ये क्या पे क्या होगा? व्यापारियों का शासन था, वणिक वर्ग का शासन था। या व्यापारियों की जगह पर हम लिखने कि यहां पे वणिक वर्ग का शासन था, वणिक वर्ग का शासन था, वणिक वर्ग का शासन था। और यही सबसे सामान्य, यानी बाकी जो अदर जितने भी आपके हिस्टोरियंस हैं, इन्होंने यही आम मत है, आम मत यही है कि भाई शासन व्यवस्था का तुमको स्वरूप नहीं पता चलता कि भाई कि राजतंत्रात्मक जनतंत्रात्मक था, क्योंकि ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की हमको पता है कि लिपि कैसी थी? लिपि थी आपकी भावचित्रात्मक लिपि थी, और हमको पता है कि किलात्मक लिपि जो है, ठीक है, वो थी मेसोपोटामिया थी। ये इस आधार पे भी अंतर होता है कि भाई हमारे यहाँ लिपि ऐसी है जो भावचित्रात्मक आज तक पढ़ी नहीं सकी, और वहां की मेसोपोटामिया की लिपि किलात्मक है, वो पढ़ी जा चुकी है। ठीक है, हमारी वाली तो पढ़ी नहीं जा सकी, भाई इसमें पढ़ेंगे तो बताएंगे क्या क्या बातें हैं। ठीक है, लेकिन हम तो पढ़ ही नहीं पाए। तो सबसे आम मत जो माना जाता है वो वणिक वर्ग का शासन था ये। अब पुरोहितों का शासन किसने बोला? स्टुअर्ट पिगट, ये आपको याद करना है। जनतंत्रात्मक हंटर साहब ने बोला है, ये आपको याद करना है। मध्यम वर्गीय शासन तंत्र था लेकिन धर्म की भी प्रधानता थी, ये किसने बोला? व्हीलर ने बोला है। इतनी चीज आपको याद रखनी है, इतनी चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, ये तीन याद रखना है, और ये वणिक वर्ग का तो आम बात है। ठीक है, ये आम स्वीकार्य मत है। तो 50 मिनट की क्लास हो गई हमारी, यहां पर हम लोग क्लास को ब्रेक करेंगे। कल की क्लास में हम अन्य स्थलों के बारे में देखेंगे, और इसके बाद से देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, राजनीतिक जीवन कैसा था। राजनीतिक तो खैर देख ही लिए, धार्मिक जीवन कैसा था। इसी के साथ हम लोग क्लास को खत्म करना था, यानी 20-25 मिनट पहले क्लास चलेगी हड़प्पा पे,
उसके बाद से हमारा स्विच हो जाएगा कहां पे, वैदिक पीरियड, या कोई अदर टॉपिक देखेंगे तो वो देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक। अभी क्लास को ब्रेक करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी, प्लस भैया एक बार वीडियो को शेयर भी कर देना। मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो चुकी है, इस मंथ के लास्ट तक आपकी पूरी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि इसी मंथ के लास्ट तक आपकी इन्वायरमेंट इकोलॉजी खत्म कर देंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।